नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं संदीप यादव, द पब्लिक इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि क्यों महायुति गठबंधन के बड़े नेता और बीजेपी से उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस राहुल गांधी के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। नागपुर में 6 नवंबर को हुए संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने एक जोरदार स्पीच दी, जिसमें उन्होंने संविधान की बात की, सामाजिक न्याय की बात की, वंचितों की बात की और उस संविधान के द्वारा उन वंचितों को हक दिलाने की बात कही। जैसा कि राहुल गांधी सबसे ऊपर भारत के संविधान को रखते हैं, उनके हाथ में उस दिन भी संविधान की प्रति थी, जिसकी कवर रेड कलर की है। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने यवतमाल में एक जनसभा में राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि वो अपनी मीटिंग में रेड बुक लेकर गए थे और रेड बुक बंटवा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस संविधान सभा में, उस संविधान सम्मेलन में जो 2000 डेलीगेट्स आए थे, वो एक कोई राजनीतिक सभा नहीं थी। वो ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटी के सामाजिक संगठनों को चलाने वाले लोगों की एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में 2000 से थोड़े ज्यादा लोगों को बुलाया गया था, वो आए थे। और उसके जो कन्वीनर हैं डॉक्टर अनिल जैन, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कहीं कोई रेड बुक का मामला नहीं है। देवेंद्र फडणवीस राहुल गांधी की चल रही सुनामी से महाराष्ट्र में भयभीत हैं और उनके खिलाफ वो दुष्प्रचार फैला रहे हैं। दुष्प्रचार क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि उनको डर लग रहा है कि इस चुनाव में वो हार जाएंगे। और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जो उस मीटिंग में आए हुए लोग थे, उनको जो नोटबुक दी गई वो रेड बुक थी। अब रेड बुक का नोटबुक से क्या संपर्क है, मैं आपको बताता हूं। जैसा कि समय समय पर बीजेपी के लोग जो भी न्याय की बात करता है, लोगों को उनके सामाजिक अधिकार की बात करता है, बीजेपी के लोग उसको माओवादी कहना शुरू कर देते हैं। आप सभी जानते हैं कि चीन में बहुत बड़े नेता हुए माओ जेदांग, और माओ जेदांग से वो शब्द माओवादी आता है। हालांकि चीन का भी इतिहास बहुत ही खूनी रहा है। जो कम्युनिस्ट थे, माओ जेदांग एक कम्युनिस्ट नेता थे और उनका वहां के नेशनलिस्टों से भयावह संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में अंत में उनको जीत मिली और माओ जेदांग ने कल्चरल रिवॉल्यूशन की शुरुआत की चाइना में, और उन्होंने आर्थिक रिफॉर्मेशन की भी नींव रखी, सामाजिक रिफॉर्मेशन की भी नींव रखी। और उनकी जो नीतियां थी उससे चिढ़ के बहुत सारे लोग और उसको माओवादी होना कहते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन माओ जेदांग एक लिटिल रेड बुक लेके चला करते थे अपने साथ, जिसमें वो अपनी महत्वपूर्ण जो उनकी विचारधारा थी उसको नोट करके रखते थे। उसको जोड़ा है देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के संविधान की प्रति से। आखिर ऐसा क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में कहीं कोई नैरेटिव बचा नहीं है देवेंद्र फडणवीस के पास। वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि वो क्यों महाराष्ट्र के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को गुजरात शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं वो महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स को महाराष्ट्र में लगवा पा रहे हैं, क्यों नहीं वो ओबीसी के लोगों के साथ न्याय कर पाए, क्यों नहीं उन्होंने मराठा जाति के लोगों को कहा था कि हम आपको इंक्लूड करेंगे, आपके साथ न्याय करेंगे, उनके साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे। वो मराठाओं के रिजर्वेशन के फ्रंट पर भी फेलियर हैं, वो ओबीसी रिजर्वेशन के फ्रंट पर भी फेलियर हैं। ओबीसी जो शिवसेना और बीजेपी का एक ट्रेडिशनल वोटर रहा है, वो भी अब बीजेपी से दूरी बना रहा है। जगह जगह विधानसभा की सीटों पर सामाजिक और जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश चल रही है महायुति की, लेकिन महायुति इस चुनाव में बहुत पीछे दिख रहा है। अब जो आरोप लगाए हैं देवेंद्र फडणवीस ने, वो कई तरह के आरोप हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने इसी तरह से संविधान खतरे में है कह के और लोगों में कंफ्यूजन फैलाया।
जो ये नागपुर में संविधान सम्मेलन हुआ वो 6 नवंबर को पंडित सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम, जो नागपुर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम्स में से एक है, वहां पर हुआ। और इसके जो कन्वेनर थे, इसके जो कार्यक्रम को आयोजित करने वाले लोग थे, वो गैर राजनीतिक संगठन के लोग हैं, वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। और उन्होंने इसको आयोजित किया था, राहुल गांधी उसमें बोल रहे थे और उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखा। उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही, संविधान से हर व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित करने की बात कही, और उन्होंने कहा कि हमारा संविधान ही हमारा सब कुछ है। अब देवेंद्र फडणवीस चूंकि नैरेटिव कुछ पा नहीं रहे हैं, तो उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार शुरुआत की है और उस सम्मेलन पर आरोप लगाने शुरू किए हैं, हालांकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। माओ जेदान का तो जो योगदान था वो था, उससे कोई कनेक्शन नहीं है राहुल गांधी का और नहीं होना है। लेकिन राहुल गांधी ने उस सम्मेलन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने आर्थिक न्याय की बात की, उन्होंने एक लेख भी लिखा था कुछ ही दिन पहले जिसमें उन्होंने विस्तार से अपने विजन की बात की है। सुरेश भट्ट वहां के एक मराठी के बहुत बड़े गजलकार और कवि थे, और बाद के दिनों में उन्होंने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म अपना लिया था, और उस बौद्ध धर्म अपना लिया था, और वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बहुत बड़े फॉलोअर थे, जबकि वो ब्राह्मण जाति से आते थे। लेकिन वो एक बहुत ही प्रगतिशील व्यक्ति और एक बहुत ही संवेदनशील कवि थे। देवेंद्र फडणवीस ने जो ये बात कही है वो यवतमाल में बंजारा समुदाय के माने की डोमिनेंट एरिया में कही है, जहां पोहारा देवी जो बंजारा कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी धार्मिक प्रतीक हैं, माने उनका नाम लेते उस सभा में और इस तरह की बातें कही हैं उन्होंने। उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यूएस में जब गए तो कहे कि रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए, और अब वो भारत में आने के बाद कहते हैं कि मैं 50% की ब्रीच को तोड़ दूंगा, क्षमा करिएगा 50% की सीमा को तोड़ दूंगा। अब विदर्भ जो एक ऐसी भूमि रही है जहां तमाम ढेर सारे समाज सुधारक हुए, राहुल गांधी ने उन सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी संविधान सम्मेलन में बात शुरू की। उन्होंने संत गाडगे महाराज का नाम लिया। संत गाडगे महाराज जो कि 80 साल तक जीवित रहे, जिनका जन्म 23 फरवरी 1876 को हुआ था अमरावती में। वो आते तो धोबी जाति से थे, लेकिन उन्होंने हर तबके में और हर जाति, हर संप्रदाय, धर्म में परिवर्तन किया अपनी समाज सुधार वाली विचारों से, विजन से। और उन्होंने जीवन पर्यंत एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति का जीवन जिया। शिक्षा पर उनका बहुत जोर था, सबसे ज्यादा जोर उनका सैनिटेशन और क्लीनलीनेस पे था। उन्होंने लोगों के बीच में सफाई और ठीक ढंग से रहने को बहुत ही उसका प्रचार प्रसार किया, और उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वो सफाई से रहें। एजुकेशन और हेल्थ केयर पर भी उनका बहुत जोर था। उन्होंने स्कूल्स बनवाए अपने पैसे से, धर्मशाला बनवाई, अस्पताल बनवाए, और पशुओं के लिए भी आश्रय घर बनवाए, शेल्टर्स बनवाए। और एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जब उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक संगठन था, उसको पंढरपुर की अपनी एक प्रॉपर्टी उनके कामों के लिए दी। तो उनको सोशल रिफॉर्म के लिए जाना जाता है, उनकी ह्यूमैनिटी माने उनकी जो मानवता की भावना थी उसके लिए जाना जाता है, उनके क्लीनलीनेस के विजन के लिए जाना जाता है। और उन्होंने एक बड़ी जनता को, विदर्भ की जनता जो तमाम तरह के रोगों की महामारी के चपेट में फंसकर मर जाती थी, उसको उन रोगों से दूर किया अपनी इन विजन को जनता के बीच में फैला के। उन्होंने शिक्षा से अपने लोगों को एम्पावर भी किया। जिस सोसाइटी की मैं बात कर रहा था, अंबेडकर पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी को, उन्होंने अपनी वो प्रॉपर्टी पंढरपुर की जो सोलापुर के पास है वो डोनेट की अच्छे काम के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनसे बहुत प्रभावित थे, उनके विजन से बहुत प्रभावित थे। राहुल गांधी ने राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज का भी नाम लिया। उन्होंने उनके विजन पर बात की। उन्होंने बात किया कि टुकड़ोजी महाराज समर्थ अदकोजी महाराज जो वारखेड़ के थे, उनसे प्रभावित थे, उनके शिष्य थे। उन्होंने ग्राम गीत की रचना की। टुकड़ोजी महाराज ने एक तरह की एक पोएटिक कंपोजिशन है
जिसमें एक दृष्टि है कि कैसे गांव के विकास को मजबूत किया जाए और आत्मनिर्भरता को के विचार को आगे बढ़ाया जाए, के विचार को संप्रेषित किया जाए लोगों के बीच में कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। और रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के ऊपर कैसे जोर दिया जाए, उस ग्राम गीता जो संत टुकड़ोजी महाराज का के द्वारा रचित है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने भी एडुकेशन में काम किया, टुकड़ोजी महाराज ने हाइजीन में काम किया, जो सेल्फ रेस्ट्रेंट माने स्वनियंत्रण पर भी उन्होंने जोर दिया कि ग्रामीण लोगों को एक कैसा जीवन जीना चाहिए। उन्होंने हिंदी और मराठी में करीब करीब 3000 भजन लिखे। वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, दोनों में शामिल हुए और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सामने से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। रूरल डेवलपमेंट में संत टुकड़ोजी महाराज का ग्रामीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने हर व्यक्ति को, किसी भी जाति धर्म और संप्रदाय से हो, उसको सशक्त करने का काम किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें राष्ट्र संत की उपाधि दी। नागपुर यूनिवर्सिटी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी विदर्भ की, उसका नाम संत टुकड़ोजी महाराज के नाम पर 2005 में रखा गया। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने उनके नाम पर स्टैम्प भी रिलीज किया 1993 में, हालांकि उनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। राहुल गांधी जी ने बाबा आमटे के विजन पर बात की। और बाबा आमटे कौन थे? बाबा आमटे मुरलीधर देवीदास, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को हुआ था। वो हिंगनघाट महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने जो कोढ़ के मरीज थे उनके लिए काम किया था, बाबा आमटे। और वो कोई डॉक्टर नहीं थे, वो पेशे से एक वकील थे। उनकी जो डिग्री थी वो लॉ की डिग्री थी और वो एक सामाजिक न्याय के कार्यकर्ता भी थे। वर्धा से उन्होंने लॉ की डिग्री ली थी। उनको गांधी ने कहा कि आप अभयक साधक हो, मतलब कि बिना डर के साधना करने वाले व्यक्ति हो। 1949 में उन्होंने आनंद वन की स्थापना की चंद्रपुर में। चंद्रपुर एक जिला है महाराष्ट्र का, जिसे फॉरेस्ट ऑफ जॉय भी कहते हैं। और उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया सामाजिक और इन्वायरमेंटल काज के लिए, पर्यावरणीय काज के लिए, कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए भारत की वंचित जनता के लिए, और कैसे पर्यावरण से देश को बचाया जा सकता है, प्रकृति को बचाया जा सकता है। नर्मदा नदी में जो डैम बनाया गया, उसके लिए जो लोग विस्थापित हुए उनके लिए भी उन्होंने काम किया, उनके लिए भी उन्होंने आंदोलन किया, उनके अधिकारों के लिए लड़े। वो उनके बेटे प्रकाश आमटे और विकास आमटे वो अभी सक्रिय हैं और उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी मृत्यु 2008 में हुई। अब महत्वपूर्ण बात पंजाब राव देशमुख की, जो विदर्भ से आते हैं। पंजाब राव देशमुख पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और वो एक सामान्य कृषक परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी। और जब वो भारत आए, उनकी विजन को देखते हुए, उनके सामाजिक काम को देखते हुए, किसानों की मदद की भावना को देखते हुए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रति प्रेम को देखते हुए, नेहरू ने उनकी विजन को पहचाना और उनको अपने मंत्रिमंडल में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया, कृषि मंत्री बनाया। उन्होंने भी वंचितों के लिए खूब काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ वो लंबे समय तक उनके साथ काम करते रहे, उनके साथ उन्होंने काम किया। उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। पंजाब राव देशमुख एक बहुत बड़े प्रतीक हैं विदर्भ में सामाजिक न्याय के, सामाजिक प्रेरणा के, एक प्रेरक व्यक्ति हैं। और पंजाब राव देशमुख को पूरा विदर्भ बहुत ही सम्मान से याद करता है। अब रही बात राहुल गांधी की पूरे जो स्पीच है नागपुर संविधान सम्मेलन की, जिसमें उन्होंने संविधान की बात की, सामाजिक न्याय की बात की, जातिगत जनगणना की बात की। उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए गंगाराम हॉस्पिटल से, उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए तमाम तरह की जगहों से, अपने व्यक्तिगत जीवन से, कि वो अपने दोस्तों के बीच में जाते हैं, दोस्त कहते हैं कि जाति कहाँ है। उन्होंने कहा कि तुमको नहीं दिखती है, लेकिन जाति हर जगह है। मैं जहां जाता हूं मुझे तो कोई नहीं दिखता कि वहां पे कितने SC ST माइनॉरिटी और OBC के लोग हैं। उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। राहुल गांधी ने साफ साफ स्पष्ट ढंग से कहा कि मैं जातिगत जनगणना करा के रहूंगा। उनका ये एक दृढ़ निश्चय है जिससे वो लोगों में आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि भारत के जो संस्थान है उसमें डाइवर्सिटी एकदम है ही नहीं। OBC जिसकी आबादी
52% मंडल कमीशन ने तय किया। हालांकि वो बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है, बिहार के कास्ट सर्वे ने उसको 63% दिखाया। वो कहीं करीब करीब 60% के आसपास है, लेकिन उनका नौकरियों में जो रिप्रेजेंटेशन है, उनको जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो 27% मिला हुआ है, और उसमें भी केवल 22% के आसपास सीटें भरी हैं, क्योंकि वहां क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। जो पढ़ सकता है वो क्रीमी लेयर में है, जो नहीं पढ़ सकता है वो नॉन क्रीमी लेयर है। तो जिनके पास पैसा नहीं, वो कैसे जाके दूर तक पढ़ेंगे और उन नौकरियों में सेलेक्ट होंगे, क्योंकि उनको उन नौकरियों के लायक बनने के लिए मिनिमम संसाधनों की जरूरत है, जो उनके पास नहीं है। इस तरह की बातें हैं जो राहुल गांधी ने साफ साफ ढंग से कही वहां पे। उन्होंने बहुत ही क्लियर ढंग से इसको समझ लिया है कि जब तक आर्थिक न्याय सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक इस देश का भला नहीं होगा। उन्होंने जिक्र किया कि कैसे उन्होंने महात्मा फुले का नाम लिया, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लिया, और उनके विजन पर बात की कि कैसे महाराष्ट्र को उन्होंने एक रास्ता दिखाया। कैसे उन्होंने बताया कि अगर महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा तो महाराष्ट्र के लोगों का विकास होगा। उसी तरह से पूरे भारत में जातिगत जनगणना से सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा। लोगों के आंकड़ों का पता चलेगा और आंकड़ों से नीतियां बनाई जा सकेंगी, और उन नीतियों से उनके जीवन में प्रगति आएगी, उनका उद्धार होगा। और उनका उद्धार करना स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट का काम है, और स्टेट को ये करना चाहिए। और राहुल गांधी ने कहा कि मैं कोई मसीहा या डूअर नहीं बनना चाहता हूं, करने वाला नहीं बनना चाहता हूं। उन्होंने एक शब्द यूज किया कि मेरा काम एम्पलीफायर का है। मेरा काम आपके काम को, मतलब आपकी बात को फैलाने का है, उसको, ताकि आपको न्याय मिल सके, आपको न्याय करने के लिए उस बात को उठाने का है, और वो मैं काम करता रहूंगा। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया। तो कुल मिला के देवेंद्र फडणवीस जो है, इसको एक और गलत टर्न दे रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि ये कैसे भी जो बात है वो मीडिया से वो निगेटिव पब्लिसिटी गेन करे पाए, और उसके आधार पर राहुल गांधी को एक कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति वो बता सके। उन्होंने रेड बुक का रेफरेंस देना शुरू कर दिया है। अल्ट्रा लेफ्ट आइडियोलॉजी के व्यक्ति कहा है उन्होंने राहुल गांधी जी को। तो उन्होंने अब उनको अर्बन नक्सल भी कहना शुरू कर दिया है, जबकि नक्सलिज्म भारत में कैसे शुरू हुआ, इसकी शुरुआत भारत में कैसे हुई, नक्सलिज्म के क्या कारण थे, ये कितना पता है देवेंद्र फडणवीस को, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को ये सब कहना शुरू कर दिया है अपने पॉलिटिकल गेन के लिए और माइलेज के लिए, क्योंकि बीजेपी का मेन नैरेटिव यही सब है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, थूक जिहाद, जो भी उनको शब्द अपील करे उसमें वो जिहाद जोड़ देते हैं, और उसको अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बना देते हैं, जो कि बहुत ही घातक है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस जो बातें कह रहे हैं उनमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, और उस पूरे संविधान सम्मेलन को एक तरह से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि महाराष्ट्र के चुनाव में राजनीतिक लाभ लिया जा सके। लेकिन ऐसा है एकदम नहीं। आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है, और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पे डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे, और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।